पंडाल के बाहर कुछ साथी खड़े हैं, आप सब बैठ जाइए। और आप लोगों ने यहाँ पर समय निकाल करके आप पधारे हैं, तो हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी वक्ताओं की बातों को आप लोग सुन रहे हैं और हमें आगे समय को देखते हुए दूसरा काम भी निपटना है और कुछ साथी हमारे और बोलने वाले भी हैं, उनको भी सुनना है। पंडाल में सभी बैठे मेरे भाई बहन, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और हमारे महंगे मेहमान जिन्होंने पहली बार मुझे अहमदाबाद में डूंगरपुर से बाहर बोलने के लिए मंच दिया था, ऐसे बिरले जाबाज साथी मान्यवर ताराराम जी मेहना का भी स्वागत अभिनंदन। आज एक लंबे अरसे बाद वे हमारे बीच आए और उन्होंने जो बातें रखी आप लोगों ने उनको सहज समझा और कैडराइज कार्यकर्ता, पिन पॉइंट जानकारी देने वाले राष्ट्र लीडर किस तरीके के होते हैं आप लोगों ने इस बात को समझा होगा। अभी करीब 5-7 बड़े सीनियर लोग राष्ट्रीय स्तर के बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे, हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और लोगों को लगता था, कई लोग कहते थे कि ये तो कुछ साल में बिखर जाएंगे, तो आदरणीय ताराराम जी मेहरा ने कहा ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये बात पहले संत महाजी महाराज ने भी कहा है, न्याव ते बेणका मस्त थवानो है और बेणको अपने न्यस है। तो हमारे पूर्वज जो अधूरी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारे हक अधिकार संस्कृति की लड़ाई अवश्य जीतेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने यहां पर जो बातें सुनी उसमें आप लोगों ने एक बड़ी बात जरूर समझी होगी कि हमारी समस्याएं क्यों हैं। समस्या है, लेकिन समस्या क्यों है यह बात जानना समझना जरूरी है। इस बात को मेहना जी ने कहा कि समस्या का कारण क्या है, वो कारण जानना होगा। आज आप लोग भारत देश में जितनी जनगणनाएं हुई उन जनगणनाओं के रिकॉर्ड पढ़िए। 1872 की जनगणना, 1891 की जनगणना, 1901 की जनगणना, 1911 की जनगणना, 1921 की जनगणना, 1931 की जनगणना, 1941-51 की जनगणना, उन सब में पढ़ोगे दक्षिणी राजस्थान में सभी आदिवासी भील है। 1951 तक, इसलिए मेरे छोटे भाई बाबू भाई ने बताया कि कटारा है, डेंडोर है, बूझ है, वे सारे भील है। क्यों? 1951 तक हमारी पहचान के साथ छेड़खानी नहीं हुई थी और 1951 की जनगणना में हमारा आइडेंटिटी आप लोग निकाल करके देख लीजिए। इस वजह से 1951, 52, 55, 56 के आसपास जितने भी जमीन के रिकॉर्ड बने वो 1951 की जनगणना के आधार पर बने। इसलिए हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान भील है।
इसके बाद में षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र के तहत हम लोगों का, चूंकि संविधान के अंदर भी आप लोग देखोगे तो पहले नंबर पे बिल है और दूसरे नंबर पे क्या है सूची में? पहले नंबर पे बिल है, दूसरे नंबर पे क्या है? भील मीणा। यदि डॉक्यूमेंट बनते, जमीन का रिकॉर्ड बनता, जाति प्रमाण पत्र बनता, तो भील मीणा लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भील शब्द हटा दिया। इससे समस्या पैदा हुई है। हम लोग राजस्थान में करौली, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर के हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ भी नहीं है, ये बात भी समझना होगा, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। यह हमारी मूल आइडेंटिटी का मामला है, यह भारत के मूल बीज का मामला है, मूल मालिकों का मामला है। अरावली पर्वतमाला में सबसे पहले होमोसेपियंस बना, उसके वंशज भील है। ये बात पुरातत्वविदों ने, इतिहासविदों ने, भाषाविदों ने यह बात साबित किया है। भीली बोली इंडिजिनस बोली है और 1951 के बाद इन लोगों ने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ की बोली को क्या बोल दिया? मेवाड़ी। 1905 का जाति क्रियासन का भाषाई सर्वेक्षण पढ़े, 1951 की जनगणना पढ़ो, उसके अंदर मेवाड़ी नहीं मिलेगा। और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली को लिख दिया वागड़ी। 1951 तक वागड़ी नहीं मिलेगा। इन लोगों ने हमारा नाम बदलने का कोशिश किया, हमारी मूल समाज की पहचान बदलने का कोशिश किया, हमारी बोली भाषा को बदलने का प्रयास किया। और तो और जहां हम 90% हैं, उस इलाके के बीचों बीच उन्होंने सीमा बनाई। पंचायत की सीमा भी वही होगी, पंचायत समिति की सीमा भी वही होगी जहां 80 से 90% आदिवासी है। जिले का बॉर्डर भी वही होगा। और तो और उदयपुर से लगा करके बॉम्बे तक पूरा आदिवासी बेल्ट, जिसके अंदर करीब 90 विधानसभा है, 14 लोकसभा है, वो एरिया 4 राज्यों में बांटा। इसलिए हम लोगों को गुस्सा आता है। 4 राज्यों में हरामखोरों, तुमको बांटने के लिए हमारे बाप दादा का इलाका मिला क्या? यह सवाल हम पूछते हैं। इसलिए भीलों ने 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हम लोगों ने एक नारा बुलंद करने का कोशिश किया, शुरुआत किया, जय भील प्रदेश। और यह आज तेज गति से पूरे इलाके में जा रहा है। और तो और आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे आने वाले समय में, अगले महीने कार्यक्रम जो हमारा है, उसमें भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में पिछड़े थे, वे आएंगे। और एक बात मैं भूल जाऊंगा, याद आती बोल देता हूं, अगला कार्यक्रम हमारा उदयपुर से पहले पाल चितरिया का शहादत दिवस आ रहा है, वहां पर हम सबको जाना है। पाल चितरिया साबरकांठा जिले में, ये बात हम लोगों को याद रखनी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि जाति प्रमाण पत्र में हमारा नाम इन लोगों ने बदल दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन्होंने नाम बदल दिया, हमारी बोली भी बदल दी। तो जब बोली ही खत्म कर दी तो हमारी पहचान क्या है बताओ? किसी भी समाज की बोली के लिए, किसी भी समाज की पहचान के लिए पहला आधार बोली होता है। मेरा उदाहरण बता रहा हूं,
આપણે વાદી જાણો વાદી હે કોણ કોણ જાણો જાણો ઈ બોલે તમને ખબર પડે है ये अनंत बोली बोले तो खबर पड़े नहीं खबर पड़े ये है अलग आइडेंटिटी हमारी जो मूल बोली है हम आदिवासियों की वो दूसरे लोगों को समझ में आती है पूरी 10-15%, 20% से ज्यादा नहीं समझते वो तो हमने हिंदी बोलना शुरू कर दिया इसलिए समझ रहे आया समझ में ये बात हमको जाननी समझनी चाहिए इसके मैं भाषा के उदाहरण नहीं देना चाहता अभी टाइम नहीं लेकिन आपका कम्युनिटी नेम बदल दिया कबीले का नाम बदला आपका बोली का नाम बदल दिया तो हमारी मूल आइडेंटिटी इन लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया और आदिवासी परिवार के जन जागरण से पहले हमारे इलाके में हमारे बाप दादे राजा महाराजा थे ये भी बात हम लोग बोलने से कतराते थे आज जितने चौक चौराहे हमारे लोगों ने महापुरुषों के नाम पर बनाए ये कहीं पर भी देखने नहीं मिलता था कहीं हमारे चौक चौराहे की मूर्ति पर आपका चौराहे पर मूर्ति देखने को नहीं मिलती थी आज ये सब हो रहा है तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मूल बात है हमारी पहचान और उस पहचान के आधार पर आरक्षण अब सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया क्या जजमेंट दिया कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए और हमारे राजस्थान में कई लोगों ने कोर्ट में वाद दायर कर रखा है कि ये आदिवासी नहीं है इनको बाहर निकाला जाए ऐसा हम नहीं मानते लेकिन वाद दायर कर रखा है और यदि वाद दायर किया और कोर्ट में तो कैसे जजमेंट आते हैं अपन को कई सारे जजमेंट आपका विरोधाभासी आ जाते हैं तो हम लोगों ने देखा और किसी कारणवश मान लो जजमेंट नहीं भी आया और यह नियम बन गया कि मेरा कम्युनिटी को ए श्रेणी मान लिया जाए और इसको इनकी जनगणना के अकॉर्डिंग इतना आरक्षण दिया जाता है और भील कम्युनिटी को बी श्रेणी मान लिया जाए बी कैटेगरी मान लिया जाए और इनकी जनगणना के अकॉर्डिंग इनको इतना आरक्षण दिया जाता है तो बताओ मेरे को ये प्रतापगढ़ वाले सलूम्बर वाले हमारे आसपुर वाले उदयपुर वाले उनका क्या होगा जरा बताओ क्या होगा जरा बताओ संकट में आएंगे कि नहीं आएंगे और जब हमारा यहां का आदिवासी ही 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो 5वीं अनुसूची का क्या होगा सोचो ये बात समझनी जाननी जरूरी है इसलिए और गंभीर बात मैं बताना चाहता हूं कि हम 1951 से पहले क्या थे और आज क्या है यदि 1951 से पहले हमारी पहचान कुछ और थी और आज कुछ और है तो आने वाले समय में 50 साल बाद 100 साल बाद ये होगा कि ये जो पहचान बदले हुए लोग हैं वो बाहर से आए हैं ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है इनको सीधा ओबीसी में डालो तो आप लोग ओबीसी में जाने के लिए तैयार है क्या ऐसे कैसे चले जाएंगे ऐसा भी हो सकता है तो ये हमारा सीमलवाड़ा का उदाहरण देख लो सीमलवाड़ा में डामोर लोग आदिवासी है और बॉर्डर क्रॉस करते ही एक भाई बॉर्डर के उधर रहता है और एक भाई बॉर्डर के इधर रहता है आपका गुजरात बॉर्डर पर तो जो इधर रहता है वो भाई तो आदिवासी है और उधर वाला भाई को ओबीसी का भी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है आज
65-70 दिन हो गया वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे और लड़ाई लड़ रहे, कोई सुन नहीं रहा है। और ये बात 2017-18 में वहां के सम्मेलन लेकर के हम कह चुके हैं, पर उस समय इनको समझ में नहीं आ रहा था। आज उनको ओबीसी में भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उनका गोत्र कटाराई है, उनका गोत्र अमलिया है, उनका गोत्र मसार है, उनका गोत्र पगी है। इसलिए यह बात जाननी समझनी जरूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या किया जाए। बिंदु बहुत सारे, लेकिन समराइज करते हुए हम लोग बाड़मेर में भी कई बार गए, जोधपुर गए और पाली सारे इलाके में जनजागरण किया। वहां के हमारे भील भाई है, उनका भी कहना है कि हमारा अलग आरक्षण होना चाहिए। ये अपना शेड्यूल्ड एरिया उसी की तर्ज पर वहां रेगिस्तान के इलाके में भी होना चाहिए। और हमारे जो ये कोटा बूंदी वाले भाई है, हाड़ौती वाले, वो भी कहते हैं हमारा भी अलग होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि राजस्थान का जो आदि आपका एरिया है, वहां पर 4 क्षेत्रों के आधार पर 4 तरीके से बांट दिया जाए। एक शेड्यूल एरिया हो गया, और सिविल एरिया के अंदर एक आपका कोटा बूंदी वाला इलाका है, उसको एक अलग, और रेगिस्तान का इलाका उसको अलग, और एक हमारा जो मीणा भाइयों का इलाका है वो अलग। इस तरीके से जनसंख्या के आधार पर इलाका वाइज आरक्षण दिया जाए, ये मांग हम लोग उठा रहे हैं। इस मांग का क्या आप लोग समर्थन करते हैं? अरे वो आ जाएंगे, कहीं और जाने वाले नहीं। क्या ये मांग आप लोग मानते हो? यदि मानते हो तो हाथ ऊंचा करके बताओ। इस बात को इस तरीके से समझाना है कि राजस्थान के अंदर समुदाय वाइज आरक्षण नहीं बांटना है, एरिया वाइज बांटो। इससे क्या फायदा होगा कि हमारा इलाका शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया की एकता बनी रहेगी, और शेड्यूल एरिया की एकता बनी रहेगी तो 5वीं अनुसूची की लड़ाई आगे लड़ना जरूरी है। वो हम लड़ पाएंगे, जैसा मैना जी ने बताया कि 5वीं अनुसूची का प्रावधान क्यों किया गया था, और बहुत सारी बातें। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि मैं जितना जानता हूं वो भी 50% ही आपको पढ़ाया है। अभी बहुत कुछ बातें आप लोगों को समझानी पढ़ानी जरूरी है, तो इन बातों को आप लोग समझेंगे ऐसा मैं समझता हूं। हमारे एमपी साहब भी आ रहे हैं, जोहार जोहार, बेजो आया हो। तो पहले तो ये लेट आए हैं, इसलिए आप सभी के पास में थोड़ा थोड़ा किराया कम होगा तो किराए से ले लेना, ये मेरा आदेश है। लेट आने की सजा भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, भले गैर वैसे 3 साल है। तो मैं जो बता रहा था कि हमें क्या बोलना है, हमें यह बोलना है क्योंकि हमारे रेगिस्तान के भाई है वो भी अलग तरीके से मांग रहे हैं, और कोटा बूंदी के भाई है वो भी अलग तरीके से मांग रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो सारा इलाका सिविल एरिया है, लेकिन हमारा इलाका शेड्यूल एरिया है। और आप लोगों को पिन पॉइंट जानकारी देकर समझा दिया गया है, बार बार बताया गया है कि 5वीं अनुसूची का अधिकार, शेड्यूल्ड एरिया का अधिकार, यह हमारे बाप दादाओं ने लड़ झगड़ करके अधिकार हासिल किया है। इसलिए इसमें किसी भी तरीके से खंडित नहीं होना चाहिए। ये एरिया किसी भी तरीके से इस इलाके में विभिन्नता पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को शेड्यूल एरिया की एकता बरकरार रखने के लिए पहचान की भी लड़ाई लड़नी। एक और बात, अभी हमारे 5 लेम्बरवाड़ा के भाइयों ने, अंग्रेज सबसे पहले
डूंगरपुर में आए, रजवाड़ों से समझौता किया, तो केवल 6 साल बाद 1824 में पाल लेम्बरवाड़ा ने सबसे पहले विरोध किया था। 1818 में अंग्रेजों से समझौता हुआ, 1824 में पाल लेम्बरवाड़ा के लोगों ने विद्रोह किया और 12 बिंदुओं का समझौता हुआ। उसी पाल लेम्बरवाड़ा ने भी एक फैसला लिया कि हमारे समाज के लोगों को लूटने से बचाने के लिए, यानी दुकानों में जो लूट होती है उससे बचाने के लिए, आपका समाज में जो नशा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए और समाज में सुधार को देखते हुए हमारे सभी गमेती मुखियों ने एक फैसला लिया है कि अब लाड़ी गौर का विवाह होगा तो पटले में सोने की रकम नहीं रखी जाएगी। ये बात आप लोगों को भी आगे बढ़ानी है अपने इलाके में, क्योंकि आज रकम लेकर के हम लाए, लाड़ी को पहनाई, विवाह हो गया और इसके बाद वापस जाकर के वो रकम को बेचो, कितना प्रतिशत मिलेगा? या कहें 65 ने आप लोगों से कितना वसूलते? 100%। इसलिए इस तरीके का काम भी अभी हम लोगों को करना है। इसका भी अभी संगठन बनने वाला है। आदिवासी संस्कृति रक्षण समिति नाम से नया संगठन अब बनने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आजकल हम लोग वीडियो देख रहे हैं, डीजे चल रहा है और अटैक आ गया और मर गया। हो रहा है? इसको ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों ने फैसला लिया कि विवाह में डीजे बंद। मैं तो क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या ऐसा प्रतापगढ़ में होना चाहिए? ये बात हम लोगों को आगे बढ़ानी होगी। और विवाह के अंदर किसी भी सूरत में हम लोगों को दारू नहीं बांटना है। ये बात करोगे या नहीं करोगे? ये जो लड़कियां हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये करना चाहिए? कौन कौन पसंद करेंगे? हाथ ऊंचा करो जरा। बहुत अच्छा मेरे बेटा, ये बातें हम लोगों को आगे बढ़ानी है। अरे यार, एक नया मुद्दा भी लेके आ गए, प्री वेडिंग। ये क्या लफड़ा है? राजकुमार जी तुम्हें कीधु तू अनिल खटारा का भी ले लेना है तेरे। अच्छा, ये प्री वेडिंग प्री हल्दी सेरेमनी ऐसा। अब सवाल पैदा होता है कि मैंने विवाह किया था 2000 में, अभी मेरी बेटी का भी विवाह होगा आने वाले समय में। अभी उसका भी पढ़ाई पूरा हो गया, MBBS हो गया और कल ये डूंगरपुर आई है, नहीं तो आज मैं लेके भी आता, थकी हुई इसलिए लाया नहीं, अगले कार्यक्रम में लेके आऊंगा। मेरी बेटी का जिस दिन विवाह होगा एक फोतरी भी होना नहीं मंदिर मंगाड़ूंगा, ये गारंटी दे रहा हूं आज मैं। फोतरी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्री वेडिंग एडिंग की बात ही छोड़ दो, ये भंवरलाल परमार है, एक बार कह दिया मामला खत्म खत्म। तो हमारा मेरी लाड़ी ने हमारे दोनों का विवाह हुआ था, तो पहले लाड़ियां देखते थे, तो मैं जिस लाड़ी को देखने जाता था उसको पहले से जानता था।
इसलिए रिजेक्ट। जब जारे तमार भाभी ने जोवा गियो, उसको मैंने पहले कभी नहीं देखा, सेलेक्ट। इसके बाद क्या होता है, वही पहला हमें अणपतो है, एक तुम्हारा आड़ोस है। अब चूंकि मैं तो टीचर था और मेरे वाइफ 12वीं पास थी, अब हम चाहते तो हम भी ऐसा कर सकते थे। फिर क्या होता है, जब शादी करने गए उससे पहले मैं दोबारा कभी नहीं गया, देखने गया, इसके बाद डायरेक्ट बारात लेके गए। बीच में कभी हमारा मिलना नहीं हुआ, केवल वो पटलू लेवा गया था, 3 दिन फिर देखा था, बाकी कोई बातचीत नहीं हुई। और हमारे समाज की परंपरा है कि तोरण माते आब्बा बाद उस गांव की लड़कियां अनाप शनाप गालियां देती है वोर को। तो मेरे को भी अनाप शनाप गालियां दी तो गुस्सा तो मेरे को भी आ गया। फिर मांडवे में बिठाया, मामा लाड़ी को लाए और बुआ ने लाड़ी का हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया। लाड़ी कौन? तुलसी परमार। और वो कौन? भवरलाल परमार। इससे पहले मेरे वाइफ का अंगुली भी नहीं अड़ा था मेरे। ये होता है विवाह, अंगुली भी नहीं अड़ा। और ऐसा आपके भी माँ बाप के साथ हुआ था तो हाथ में हाथ देने का विशेषाधिकार किसका है? बुआ का। तो यदि आप प्री वेडिंग करते हो तो बुआ का अधिकार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बुआ का विशेषाधिकार खत्म हुआ कि नहीं? और मामा लाड़ी को गुदरेज से उठा करके मांडवे में लाता है। और यदि आप वोर को तोरण पर माला पहनाने के लिए लाड़ी को बुला करके माला पहनाते हो तो मामा के विशेषाधिकार का क्या हुआ? सोचिए, मामा का विशेषाधिकार खत्म। और जब मेरा विवाह हुआ था तो आग पूजवानो काम ये हमारे कोटवाड़ी की दी। तो यदि तुम लोग दूसरा किसी को बुलाते हो तो उसका क्या होगा? ये भी विशेषाधिकार खत्म। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति के विरोध में हमको काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को ये जो प्री वेडिंग वाला जो मामला है उसको किसी भी सूरत में हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। और जो लोग ऐसा करें अनंत विवाह में जावानो बंद नहीं जवान। ठीक है, समाज की संस्कृति के अकॉर्डिंग घंटी बज चुकी है। एक अंतिम बात और कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर समाज 2 दिशाओं में जा रहा है। मैंने कई बार आपको बताया है कि 8वीं क्लास में बच्चे 2 दिशा में जाते हैं। एक बच्चा पढ़ाई की ओर जाता है, एक बच्चा मौज मस्ती की ओर जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? बताया ना? एक बच्चा पढ़ाई की ओर जाता है 8वीं क्लास में और एक बच्चा मौज मस्ती की ओर जाता है। और मौज मस्ती की ओर कौन जाता है? जिस बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता। ठीक है, इसी तरीके से मोबाइल में देखिए, आप सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। और एंड्रॉइड मोबाइल में यदि आप कोई किसी भी तरीके की बात को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद कोई बात आपने देखी और इसके बाद मोबाइल बंद किया और फिर वापस खोलोगे तो जो बात सर्च की थी उससे संबंधित 8 से 10 वेबसाइट अपने आप खुल जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे हो?
इसलिए आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं और बच्चे, कई सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और कई सारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। उसका कारण यह है, और इसको कांतिबाई की भाषा में मैं बोल नहीं सकता, पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अश्लील फिल्में, इसमें समझ लो, एक बार देखा तो 10 आएगी। ये आपका क्या है, एआई वाला मामला, इसको हमको समझना पड़ेगा। एक और बड़ी बात, हमारा समाज भी दो दिशा में जा रहा है, एक धर्म की ओर जा रहा है, एक संस्कृति की ओर आ रहा है। धर्म की ओर अभी 8वीं की सामाजिक ज्ञान, ये भाई कौन पढ़ के सुनाएगा, मेरे बात कोई पढ़ के सुनाएगा, टाइम नहीं रहा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये वो सब बता देंगे। इसमें लिखा हुआ है आदिवासी के बारे में, क्या लिखा है, स्कूल में चल रही है अभी, आप सबके बच्चे पढ़ते हैं इसको, सब टीचर जानते हैं इसको, ये पढ़ के सुनाएंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो मैं बता रहा था कि समाज भी दो दिशा में बढ़ रहा है, एक अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपना हक अधिकार, रूढ़ी प्रथा को बचाने के लिए काम कर रहा है, और एक धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। और कई लोग ऊंचा नीचा गालियां देते हैं कि लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ऐसा भी लोग हवा खड़ा कर रहे हैं कि हमारे इलाके में कई लोग ईसाई भी बन रहे हैं। तो मैंने जाबुआ में भी बोला था, कई जगह में बोल चुका हूं, कई जगह बोल चुका हूं मैं कि यीशु मसीह भी यहूदी था, और यहूदी के बारे में तो बोल ही दिया मेहना जी ने, यीशु मसीह भी यहूदी था। तो हमारे समाज में पूर्वजों को पूजने की, पूर्वजों की उपासना करने की, पूर्वजों के आगे नमन करने की परंपरा है, तो वो क्या हमारा बाप है क्या? यहूदियों की भाषा हिब्रू है, तो क्या हमारी बोली हिब्रू है क्या? ये बात समझना होगा। और ये एक उदाहरण दिया है, हमारे भी तो मुसलमान भी है खानदेश में, और उनका प्रॉफिट मोहम्मद था, वो अरब में पैदा हुआ, वो भी हमारा पूर्वज नहीं है। और भी कई सारे धर्म के लोग हैं, उनके भी पूर्वज कौन हैं? आप लोग इतिहास देखोगे तो समझ में आएगा। जितने भी धर्म वाले लोग हैं वो सभी इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, आज आपका ईरान का इलाका है, उसी इलाके में पैदा हुए हैं, भारत के नहीं है। और इसको समझिए। और ये जो मैंने बात बोली है वो 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार मान के बोली है। एक ये भर्ती का मामला है, देख लीजिए। नॉन टीएसपी को 196 पद और हमारे इलाके को 63 पद। नॉन टीएसपी को दूसरी भर्ती में 970 पद और हमारे 141 पद, और तीसरी भर्ती में 1405 पद नॉन टीएसपी, और टीएसपी को 107 पद, और अगली भर्ती में नॉन टीएसपी को 46 और टीएसपी को 0। ये भेदभाव हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जन जागरण हम कर रहे हैं। तो मेरे पास चिट्ठी भी आ गई और हम लोगों को अनुशासन का भी पालन करना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने मेरी बात को समझा होगा। विशेषकर अभी विवाह स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो मैंने बातें बताई उनका भी काम करना है, और अगली रैली में भी हम लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। सेज संवैधानिक जन जागरण जारी रखना है और समाज को जगाओगे, ये बात बहुत याद रखना, समाज को जगाओगे तो आने वाली पीढ़ियों को हक अधिकार मिल जाएगा और आपके पास जय जयकार होगा। और तुम्हारे समाधि माते, तुम्हारे सीरा माते लोग फूलमाला सड़ावे दीवो बाढ़े ने तमने भूल जाए बेड़ी सरे ने लग जाए। એટલી જ વાત કહીને મારી વાત સમાપ્ત કરો।
जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद। खूब खूब जोहार, धन्यवाद दादा। कार्यक्रम के आगे की कड़ी में इस अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के प्रदेश संयोजक परसुन दादा जल्दी आए और 2 मिनट में